Chapter 165 Luxury Car 1 युवा मास्टर, हम किस सिनेमा घर जा रहे हैं? रास्ते में लियू यानरान ने पूछा। ये श्वान ने बाहर देखा और अपने वर्तमान स्थान की पुष्टि की। उन्होंने उत्तर दिया, चलो हुआशिंग प्लाजा चलते हैं। वहाँ एक आईमैक्स स्क्रीन है, वह बेहतर दिखती है। ठीक है युवा मास्टर, ठीक से बैठिए। लियू यानरान ने हुआशिंग प्लाजा की ओर गाड़ी चलाते हुए उत्तर दिया। यात्रा अपेक्षाकृत सुगम थी, लेकिन एक प्रसिद्ध व्यावसायिक केंद्र होने के नाते हुआशिंग प्लाजा में बहुत सारे ग्राहक थे। लियू यानरान ने कुछ देर तक लाइन में इंतजार किया और महसूस किया कि भूमिगत कार पार्क पहले से ही भरा हुआ था। उसने बस स्टीयरिंग व्हील घुमाया और पास के एक बाहरी पार्किंग स्थल में कार पार्क कर दी। रोल्स रॉयस फैंटम जमीन पर रुक गई, जिससे कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। वाह, देखो, अमीर लोग भी हुआशिंग प्लाजा में खरीदारी करने आते हैं। हुआशिंग प्लाजा पहले से ही बहुत उच्च स्तरीय है। ठीक है, पहले से ही बहुत सारे अमीर लोग आ रहे हैं। मैंने अभी नहीं देखा कि क्या ड्राइवर एक छोटा भाई था। मैं वास्तव में ऊपर जाकर उसका फ़ोन नंबर मांगना चाहती हूँ। छोड़ो, अगर सच में कोई छोटा भाई रोल्स रॉयस फैंटम चला रहा है तो तुम्हें सावधान रहना होगा कि वो सिर्फ एक ड्राइवर है। वे दोनों एक के बाद एक हुआशिंग प्लाजा में चले गए। आज मॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। कई लोग खरीदारी करने आए थे और वे जहां भी गए भारी भीड़ थी। मॉल में कई कर्मचारी कार्टून पात्रों के रूप में कपड़े पहने हुए थे। कई बच्चे उनके चारों ओर घूम रहे थे और कुछ युवा जोड़े कार्टून आकृतियों के साथ तस्वीरें लेने के लिए दौड़ पड़े। इस क्षण मॉल में एक घोषणा सुनाई दी। यह एक बच्चे की तलाश कर रहे एक वयस्क की खबर प्रसारित कर रहा था। लियू यानरान ने भीड़ को देखा और डर गई। उसे डर था कि भीड़ उसे और ये श्वान को तितर-बितर कर देगी, इसलिए उसने पहल करते हुए ये श्वान का हाथ पकड़ लिया। ये श्वान हक्का बक्का रह गया। उसने महसूस किया कि उसका हाथ एक गर्म और मुलायम हाथ से ढका हुआ है। वह एहसास बेहद अद्भुत था, मानो उसे विश्वास नहीं हो रहा हो। ये श्वान ने जानबूझकर अपने हाथ में मुलायम हाथ को दबाया। चह चह चह, बुरा नहीं। लियू यानरान ने ये श्वान की सस्ती चाल महसूस की और केवल उस पर मुंह बनाया। वे दोनों भीड़ का पीछा करते हुए एस्केलेटर से सिनेमा घर गए। युवा मास्टर, चलो हम भी लाइन में लगें। लियू यानरान चंचल थी। बेशक वह जानती थी कि हुआशिंग प्लाजा भी उसके युवा मास्टर का व्यवसाय है, लेकिन बहुत अधिक विशेषाधिकारों के साथ कभी कभी जीवन में बहुत मजा खो जाता है। इसका एक उदाहरण कतार में लगना था। ये श्वान तुरंत हंस पड़ा। कब से कतार में लगना जीवन का आनंद बन गया। ये थोड़ा जबरदस्त लग रहा था। हालांकि कतार वास्तव में बहुत लंबी नहीं थी। इसके अलावा अगर वो इतने छोटे मामले के लिए अपने संपर्कों का उपयोग करता तो ये बहुत संसाधन खर्चीला होता। लियू यानरान भी मुस्कुराई। उसकी राय में कभी कभी ऐसी साधारण चीजें करना अच्छा लगता था। अन्यथा अगर कोई उन्हें अंदर ले जाता या अगर वे पूरा स्थान बुक कर लेते तो यह उतना जीवंत नहीं होता। हालांकि ये श्वान ये नहीं समझ सका कि इसमें क्या जादुई था, फिर भी उसने लियू यानरान का साथ दिया और सबसे कम लोगों वाली लाइन चुनी। फिर वे लाइन के अंत में कतार में लग गए। जब वे दोनों कतार में खड़े थे तो उन्होंने महसूस किया कि कई जोड़े एक साथ टिकट खरीदने आए थे। जोड़े एक दूसरे से चिपके हुए थे और अवर्णनीय रूप से प्यारे लग रहे थे। युवा जोड़े समय समय पर फुसफुसाते थे और लड़कियां कोमलता से मुस्कुराती थीं। दृश्य बहुत सुंदर था। जैसे ही वे दोनों जोड़ों को इश्कबाजी करते देखकर भर जाने की घोषणा करने वाले थे, अचानक एक चौड़ी आकृति जबरदस्ती घुस आई। उसने अपने बगल की कतार में चिपके हुए एक जोड़े को धक्का दिया और बिना किसी परवाह के कतार के सामने की ओर दौड़ पड़ी। तभी सभी ने देखा कि वो एक मोटी औरत थी। युवती बहुत नाजुक थी। नतीजतन वो टक्कर से लड़खड़ा गई। अगर उसके प्रेमी ने उसे सहारा नहीं दिया होता तो वो जमीन पर गिर जाती। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारे पास कोई तमीज नहीं है? तुम किसी से यूं ही कैसे टकरा सकती हो? जब प्रेमी ने देखा कि उसकी प्रेमिका लगभग घायल हो गई है तो वो मोटी औरत पर गुस्से से चिल्लाया। वो एक अच्छा प्रेमी बनने में माहिर था। मोटी औरत धीरे धीरे मुड़ी और तिरस्कार से जोड़े की ओर देखा। उसने व्यंग्य से कहा, क्या आप कृपया दूसरों को बदतमीज कहने से पहले खुद को देख सकते हैं? यह एक सिनेमा घर और एक सार्वजनिक स्थान है। आप जैसे लोग जो इस तरह एक दूसरे को गले लगाते हैं, उन्हें बाहर घसीटा जाना चाहिए और धूप में खड़ा किया जाना चाहिए। उन्हें इतनी लापरवाही से अपना प्यार दिखाने के लिए किसने कहा? वे ही तो परेशानी पैदा कर रहे थे। वे इसके लायक थे। युवती स्पष्ट रूप से गलत थी। उसकी आंखें लाल थीं। जैसे ही उसका प्रेमी उसे दिलासा दे रहा था, उसने मोटी औरत को घूरते हुए कहा, यहाँ जनता को भ्रमित मत करो।
तुम्हें किसी को मारने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, न कि यहाँ उन्हें अंतहीन रूप से परेशान करना चाहिए। तुरंत माफ़ी मांगो। मोटी औरत मूल रूप से काफ़ी अभिमानी थी, लेकिन जब उसने देखा कि प्रेमी गुस्से में है और उसे मारने के लिए दौड़ना चाहता है, तो वो तुरंत डर गई। वह स्पष्ट रूप से थोड़ी घबरा गई थी और जल्दी से आसपास के लोगों का निरीक्षण करते हुए हकला रही थी। ये देखकर कि कोई भी उसकी मदद के लिए खड़ा नहीं हुआ, मोटी औरत का अहंकार कम हो गया। उसने अनिच्छा से कहा, ठीक है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। प्रेमी अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन युवती भी चिंतित थी कि उसका प्रेमी मुसीबत खड़ी कर देगा। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, यह इशारा करते हुए कि उसका प्रेमी ऐसे व्यक्ति के साथ मामले को आगे न बढ़ाए। उसने मूल रूप से सोचा था कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मोटी औरत नई मुसीबत खड़ी करेगी। वो अचानक कतार में शामिल हो गई और टिकट विक्रेता से कहा, मुझे हेलो मिसेज ली का टिकट दो। मुझे बस जल्द शुरू होने वाली फिल्म का टिकट दे दो। जिन लोगों को जबरदस्ती लाइन में काटा गया था, वे हक्के बक्के रह गए। कहानी जारी रहेगी।